आगे बढ़ते हैं और अब एक अहम मुद्दे पर बात करते हैं। वैसे तो हर वक्त ही हम शो पे अहम मुद्दे ही लेकर आते हैं आपके लिए, लेकिन आज ये जो मुद्दा है ये बहुत आम भी है लेकिन बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि यहीं पर अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं और अपने पैसे झोंक देते हैं। मैं बात कर रही हूँ सही तरह के लाइफ इंश्योरेंस की ख़रीदारी की, जहाँ पर हमेशा लोगों से कुछ ना कुछ चूक ज़रूर हो जाती है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि एक ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में फ़र्क क्या है और कौन सी या किस तरह की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपके लिए बेहतर है। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं पंकज मिटपाल, एमडी ऑप्टिमम मनी मैनेजर्स। पंकज जी, स्वागत है आपका ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। इस मुद्दे पर हम कई शोज़ कर चुके हैं और कई सालों से कर रहे हैं पंकज जी, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें रिपोर्ट भी किया गया है कि सबसे ज़्यादा मिस सेलिंग होती है। लोग प्रोडक्ट के बारे में जानकारियाँ रखते नहीं हैं और दो तीन चीज़ें जो उनको बोलकर बेची जाती हैं उसे पकड़कर उसे ख़रीद लेते हैं। न सिर्फ नुकसान होता है पैसे का, बल्कि आपको सही तरह की कवरेज भी नहीं मिलती है, सही तरह का रिस्क कवरेज भी आपको नहीं मिलता है। तो चलिए शुरुआत हम करते हैं ट्रेडिशनल इंश्योरेंस पॉलिसी से। पंकज जी, किस तरह की पारंपरिक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती हैं जो इस वक्त बाज़ार में मौजूद हैं? जी कविता, सही कहा आपने। देखिए, ट्रेडिशनल प्लान वो होते हैं जहां पर इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस दोनों आपको मिलता है, लेकिन हकीकत ये है कि ना इससे इंश्योरेंस का जो मकसद है वो पूरा होता है और ना ही इन्वेस्टमेंट का जो पर्पज़ है वो पूरा होता है। अब ये चलता इसके लिए आ रहा है क्योंकि लोग सोचते थोड़े से पैसे में मतलब दोनों काम हो जाएं। अब इंश्योरेंस का तो मकसद यही है कि गॉड फॉरबिड यदि उस टर्म के दौरान जो अर्निंग पर्सन है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस केस में जो फैमिली मेंबर्स हैं उन्हें किसी तरह की फाइनेंशियल दिक्कत ना हो, तो वो है इंश्योरेंस का पर्पस। लेकिन क्या होता है, अब अगर प्योर इंश्योरेंस लिया जाए तो व्यक्ति को ये लगता है कि मुझे नहीं हुआ कुछ भी, मैंने 60 साल की उम्र तक 70 साल की उम्र तक का भी इंश्योरेंस ले लिया और अगर उस बीच में डेथ नहीं हुई तो मतलब मैंने जो प्रीमियम पे किया उसका मुझे कोई बेनिफिट या मेरी फैमिली को बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसी जो एक बिहेवियरल एस्पेक्ट है उसको ध्यान रखते हुए इंश्योरेंस कंपनीज ने ऐसे प्लान लॉन्च किए हुए हैं जहां पर, या पहले से ही चलते आ रहे हैं, जहां पर कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों आपको मिलता है। बट आप देखिए, अगर 1 लाख रुपए का सम एश्योर्ड हो तो ट्रेडिशनल प्लान में उसका जो प्रीमियम है वो शायद 12-15 हज़ार रुपए का होगा, डिपेंडिंग ऑन एज एंड टर्म। अब आप कितना ले लोगे? आप इसका मतलब 10 लाख की पॉलिसी, 10 लाख सम एश्योर्ड अफोर्ड करने के लिए भी आपको काफ़ी बड़ा प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो यदि कुछ हो जाता है और 10 लाख का कवर मिलता है वो काफ़ी कम होगा। और साथ ही यदि ये देखा जाए कि जितना प्रीमियम आप पे कर रहे हैं और 20 साल के बाद जो पैसा मिलेगा उससे भी कोई इन्वेस्टमेंट का पर्पस सॉल्व नहीं होगा। तो इस सिर्फ एक बिहेवियरल एस्पेक्ट है कि दोनों चीज़ हो जाएं, और इसके लिए लोग अक्सर ट्रेडिशनल प्लान ले लेते हैं, पर मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। बहुत ज़रूरी है और हमेशा से हम दर्शकों को यही समझाते आए हैं कि निवेश और इंश्योरेंस को अलग अलग रखना चाहिए, लेकिन क्यों अलग अलग रखना चाहिए ये बता दीजिए। अगर मैं एक ही प्रोडक्ट में इंश्योरेंस की कवरेज और साथ ही उसमें मुझे निवेश की भी कोई गुंजाइश अगर दिख रही है जहां मुझे लगता है कि मेरी कमाई हो रही होगी पंकज जी, तो इसमें बुरा क्या है? बिल्कुल कविता, देखिए, पहली बात तो ये है कि इस तरह के प्लान्स में, क्योंकि इंश्योरेंस में खर्चा होता है, तो एक्सपेंसेस चाहे वो ट्रांसपेरेंसी हो या ना हो, जैसे कि यूलिप में आपको बता दिया जाता है कि इसमें कितने चार्जेस हैं। ट्रेडिशनल प्लान में आपको पता नहीं चलता, बट चार्जेस तो हैं ही वहाँ पर भी। तो अल्टीमेटली इस तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें आपको रिटर्न्स अच्छे नहीं मिलेंगे। तो जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मकसद क्या होता है कि इन्फ्लेशन को बीट करते हुए और आपकी वेल्थ क्रिएट हो, आपको अच्छे रिटर्न्स मिलें। लेकिन यहाँ पर यदि 5-6% का रिटर्न मिलता है और इन्फ्लेशन 7%, 8% का रहता है, तो फ्यूचर में जब वो पॉलिसी मैच्योर होगी और आपको पैसा मिलेगा, उससे जो आपका लक्ष्य था, जो गोल था, वो अचीव नहीं हो तो क्या फ़ायदा है। तो एक तो बात रही ये कि रिटर्न्स काफ़ी कम मिलते हैं इंश्योरेंस प्लान्स पर। तो इसके बजाय यदि आप मतलब म्यूचुअल फंड की हम बात हमेशा करते हैं, पर उसको आप ना भी बात करें, आप पीपीएफ और एफडी की बात करें, तो मेरे हिसाब से वहाँ पर आपको रिटर्न्स इसके मुकाबले बेहतर मिल जाएंगे। अब आते हैं इंश्योरेंस पर। सही बात है कि इंश्योरेंस भी आपको कवर मिल रहा है, चाहे रिटर्न्स कम है लेकिन इंश्योरेंस मिल रहा है। लेकिन हम जब इंश्योरेंस लेते हैं
तो मकसद ये होता है कि यदि कोई व्यक्ति आज की डेट में मान लीजिए 50,000 रुपया अर्न कर रहा है, उसकी इनकम बढ़ेगी भी, उसके जाने के बाद भी फैमिली को उतना पैसा मिलता रहे, वो जरूरत पूरी हो, या किसी ने लोन लिया हुआ है 50 लाख 1 करोड़ का, तो यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो फैमिली मेंबर्स को इतना पैसा मिल जाए कि लोन चुकाया जा सके। तो ऐसे में यदि आप सोचते हो कि 1 करोड़ रुपए के सम एश्योर्ड के साथ ट्रेडिशनल प्लान आप लें, तो उसका साल का जो प्रीमियम होगा वो 15 लाख 20 लाख ऐसा कुछ हो सकता है आपकी एज के अनुसार। तो 15-20 लाख का प्रीमियम हर एक के बस की बात नहीं है कि वो भर सके, तो मतलब कि उतना बड़ा कवर मिलेगा नहीं। तो अल्टीमेटली ट्रेडिशनल प्लान क्या होते हैं, 2 लाख 5 लाख, ज़्यादा हुआ तो 10 लाख, इस तरह के सम एश्योर्ड के साथ खरीदे जाते हैं। तो इससे आपके इंश्योरेंस का जो मकसद है, जो पर्पस है, वो भी पूरा नहीं हो पाता। तो ये वजह है कि दोनों को मिक्स किया तो दोनों भी नहीं हो पाते हैं। इसके लिए आप दोनों अलग अलग रखिए, तो ताकि दोनों जरूरतें आपकी पूरी हो सके। अच्छा पंकज जी, इनके टर्म्स क्या हैं? वैसे कि बहुत सारी मनी बैक पॉलिसीज होती हैं जो लाइफ इंश्योरेंस के तहत आती हैं, एंडोमेंट प्लान्स होते हैं, इनको क्या क्या कहा जाता है? क्योंकि यही सब तो भारी भारी नाम देकर लोगों को बेची जाती है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, और लोगों को लगता है कि कुछ एग्जॉटिक खरीद रहे हैं, कुछ बहुत ही मुनाफेदार खरीद रहे हैं, तो खरीद भी लेते हैं। इनके टर्म्स क्या क्या हैं जो आपको दर्शकों को आपको ध्यान में रखने हैं और गांठ बांध लेने हैं कि इस तरह की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के फीचर्स क्या हैं? ये मिक्स प्रोडक्ट होते हैं, बताएं पंकज जी। बिल्कुल कविता, देखिए यूलिप की बात ना करें तो उसके अलावा जो होते हैं वो एंडोमेंट या एंटीसिपेटरी एंडोमेंट। हालांकि एंटीसिपेटरी एंडोमेंट ये थोड़ा टेक्निकल वर्ड है, बहुत ज्यादा चलन में नहीं है, तो इसको बोलते हैं मनी बैक। तो आपका जो एंडोमेंट पॉलिसी है वहां पर जो टर्म खत्म होगा, यानी कि वो 15 साल की पॉलिसी हो, 20 की हो, तो एंड में पैसा मिलेगा। और जो मनी बैक प्लान होते हैं, जो एंटीसिपेटरी एंडोमेंट हैं, यहाँ पर बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पैसा मिलता रहता है। तो यदि वो 20 साल की पॉलिसी है तो ऐसा हो सकता है कि 5 साल के बाद में 20% मिल गया, अगले 5 साल के बाद फिर 20% मिल गया, फिर 5 साल के बाद 20% मिल गया, मतलब कि पहले 15 साल में आपको 60% मिल गया, बाकी का 40% विद बोनस आपके 20 साल का जब समय पूरा खत्म होगा तब मिल जाएगा। तो ये भी एंडोमेंट है, लेकिन ये एंटीसिपेटरी एंडोमेंट कहते हैं इसको, या मनी बैक कहते हैं। अब चाइल्ड प्लान, चाइल्ड प्लान क्या है? अगर चाइल्ड प्लान यूलिप प्लान नहीं है तो वो भी आपके सेम एंडोमेंट या फिर एंटीसिपेटरी एंडोमेंट हैं। वहां पर क्या बोलते हैं कि बच्चा आपका 10th में आएगा तो इतना पैसा मिलेगा, 12th में आएगा तो इतना मिलेगा, जब वो ग्रेजुएशन में आएगा तो इतना मिलेगा। तो अल्टीमेटली मनी बैक प्लान ही है वो। आपने 5-5 साल नहीं करके ये फिक्स कर दिया कि बच्चा जब 18 साल का होगा तब कितना मिलेगा, या 16 पर कितना मिलेगा। तो अल्टीमेटली नाम कुछ भी दे दीजिए, चाहे वो चाइल्ड प्लान हो, मनी बैक प्लान हो, एंडोमेंट प्लान हो, यहाँ पर आपका प्रीमियम जा रहा है, आपको एक लाइफ कवर मिल रहा है छोटा सा, और साथ में आपका जो पैसा है या तो वो आपको पीरियोडिकली वापस मिलेगा या फिर टर्म के एंड में आपको वापस मिलेगा। और आपका जो प्रीमियम पे कर रहे हैं, आप ध्यान रखिए उसमें से एक खर्च अलग से, जिसको हम कहते हैं मोर्टेलिटी, यानी कि यदि 1000 लोगों ने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, लाख लोगों ने ली है, और कुछ लोगों की उस दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उनको जो बड़ा कवर देना है उसके लिए अलग से सभी पॉलिसीज में से पैसा साइड में रखा जाता है, और उसके अलावा जो एक्सपेंसेस है वो अलग किए जाते हैं। तो जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट होता है आपके प्रीमियम में से, वो एक छोटा पार्ट होता है। तो इसके लिए आपको बड़ा रिटर्न यहाँ मिल पाएगा, इसकी संभावना नहीं रहती है। तो पंकज जी, अब ये हमारी जो चर्चा है इसको सुनने के बाद वो तमाम दर्शक जिनको शायद लगे कि उन्होंने गलत पॉलिसी खरीद ली है और अब उसको जो है वापस करना चाहते हैं, अपने पैसे उनको अगर वापस चाहिए हो, तो उनके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? क्या पारंपरिक लाइफ इंश्योरेंस जो आपने खरीदी हुई है, अगर आपको अब वापस करनी है, तो क्या ये मुमकिन है? बिना घाटे के उसको वापस करना क्या मुमकिन है? कैसे वो घाटे का कैलकुलेशन करें, कैसे ये निर्णय लें कि ये पॉलिसी हमारे लिए ख़राब है, हमें घाटा कर रही है और हमें इससे निकल जाना चाहिए? इसका प्रोसेस क्या होता है? बिल्कुल, देखिए, आप जब पॉलिसी को सरेंडर करेंगे तो चांसेस हैं कि आपका नुकसान होगा, आपको फायदा नहीं होगा। लेकिन उस नुकसान को मैं लॉस को बुक कर लूं, ताकि भविष्य में जो बाकी पैसा इन्वेस्ट करना था या प्रीमियम पे करना था उसे कहीं और करूं तो मुझे फायदा ज्यादा हो जाए। तो आप 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। यदि आपकी पॉलिसी मैच्योरिटी के पास पहुंच गई है, मान लीजिए 20 साल की पॉलिसी थी और 15 साल आप भर चुके हैं, तो ऐसे में उसे कंटिन्यू करना ही सही रहेगा, क्योंकि अब थोड़ा समय बचा है, आपका बोनस उस पर इकट्ठा हो गया होगा। तो ऐसे में कंटिन्यू कर लें आप।
गलती हो गई है लेकिन अब सुधरने का मौका ज्यादा नहीं है। लेकिन यदि पॉलिसी आपकी मान लीजिए 20 साल की पॉलिसी है और 10 साल हुए हैं, तो ऐसे में या फिर उससे भी कम टाइम हुआ है, तो अच्छा होगा पेडअप कर दे उसको। यानी कि 7-8 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए, तो पेडअप कर दे। पेडअप का मतलब यह है कि आप सरेंडर ना करें पॉलिसी को, लेकिन आगे का प्रीमियम भरना बंद कर दें। तो जब आगे का प्रीमियम भरना बंद करेंगे, पॉलिसी लैप्स हो जाएगी, आपको इंश्योरेंस बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन जब उसकी मैच्योरिटी की तारीख आएगी, उस वक्त पर आपको थोड़ा ठीक ठाक पैसा मिल जाएगा, क्योंकि जो बोनस इकट्ठा हुआ था प्लस प्रीमियम भरा था, उस हिसाब से आपको एक सरेंडर मतलब मैच्योरिटी के टाइम पर अच्छा पैसा मिलेगा कंपेयर टू कि आप अभी सरेंडर करें। तीसरी बात, यदि आपने अभी पॉलिसी ली है और उसको 4-5 साल ही हुए हैं और आपको लगता है कि भर तो दिया 1 लाख, सरेंडर करने पे आपको मिल रहा है 75,000, तो मैं बोलता हूँ ले लीजिए 75,000 लेकर और आप बंद कर दीजिए। 25,000 का जो लॉस है वो आपको लगेगा आज लॉस हो रहा है, लेकिन अगले जो 15 साल प्रीमियम भरना था उसको आप कहीं और इन्वेस्ट करेंगे तो ये 25,000 तो आपका रिकवर हो ही जाएगा। आपको उससे ज्यादा फायदा होगा जितना कि पॉलिसी को आप चलते रहने दें तो उससे होता। तो इसके लिए अगर अर्ली स्टेज में करें तो लॉस बुक कर लीजिए, निकल जाइए। बीच में है तो मैंने बोला पेडअप कर दीजिए, और बिल्कुल आप मैच्योरिटी के पास पहुंच गए हैं तो उस केस में फिर आप उसे चलने दें। चलिए, ये तो हमने बात की है ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स की, लेकिन अब थोड़ा सा टर्म इंश्योरेंस पर भी हम फोकस करते हैं। अमूमन हम शो पर टर्म इंश्योरेंस के मुद्दे लेकर आते हैं आपके लिए, उसकी समझाइश आपको देते हैं। कई बार दर्शकों के सवालों के ज़रिए भी समझाने की कोशिश होती है कि टर्म इंश्योरेंस क्या है, लेकिन फिर भी एक जो कॉमन सवाल ना पंकज जी आता है टर्म इंश्योरेंस को लेकर, वो ये है कि हमारे बाद अगर हम 70-80, आजकल तो 100 तक की उम्र के भी आपको टर्म इंश्योरेंस प्लान मिलते हैं, उनकी कवरेज होती है। सबका बड़ा सवाल बस यही होता है कि टर्म ख़त्म होने के बाद तो कुछ भी नहीं मिलता, तो फिर टर्म इंश्योरेंस क्यों लिया जाए? कविता, देखिए मकसद क्या है इंश्योरेंस का कि जब मैं अर्न कर रहा हूं उस वक्त यदि मेरी डेथ हो जाती है तो मेरी फैमिली फाइनेंशियल लॉस सफर करेगी। लेकिन यदि मैंने अपना गोल अचीव कर लिया, मैं रिटायरमेंट की एज में पहुंच गया, मैंने वेल्थ क्रिएट कर ली और उस वक्त मेरी डेथ होती है, तो मेरी फैमिली को इमोशनल लॉस अपनी जगह पर है, लेकिन फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा, क्योंकि इनकम तो नहीं आ ही नहीं रही है ना। और दूसरी बात, जरूरत भी पूरी हो गई है, उस वक्त पर इतना पैसा इकट्ठा हो गया है, या बच्चों की एजुकेशन, शादी, जो भी फाइनेंशियल गोल थे वो पूरे हो गए हैं। तो उसके बाद एक अर्निंग पर्सन की डेथ से फाइनेंशियल लॉस नहीं होता है। इस बात को मानते हुए ये माना जाए कि उतना ही आपका टर्म हो जहां तक आप अर्न करें। तो आजकल क्योंकि अक्सर लोग 60 के बाद भी एक्टिव रहते हैं, कुछ साल और भी जॉब हो या फिर अपना बिजनेस हो करते हैं, तो आप 65-70 का टर्म ले लीजिए। तो क्योंकि टर्म तो आप, जैसे आपने कहा कि 90 ईयर्स और 100 ईयर भी ले सकते हैं, लेकिन उस केस में जो आपका प्रीमियम होगा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। और ऐसे में होगा ये कि आप बहुत ज्यादा प्रीमियम पे करेंगे तो या तो आपके जो दूसरे गोल्स हैं वहां पर दिक्कत आएगी, या फिर आपका कवर छोटा होगा। तो मेरा कहना यह है कि आपको 90 ईयर 100 की जरूरत नहीं है, आप 65-70 तक, पहले हम 60 बोलते थे, लेकिन आजकल क्योंकि लेट शादी होती हैं तो कई बार बच्चे सेटल नहीं हो पाते उस एज तक भी, जबकि पेरेंट्स रिटायर हो रहे होते हैं, तो आप 65-70 की एज तक का कवर ले लीजिए, वो काफ़ी है। उसके बाद में आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये हकीकत है, लेकिन उसकी फैमिली को जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप उस वक्त तक सफिशिएंट पैसे तक कर चुके होंगे। अच्छा, लेकिन आजकल तो बहुत सारे लाइफ और टर्म इंश्योरेंस को लेके प्रोडक्ट्स बाजार में आ गए हैं, अलग अलग तरह के फीचर्स के साथ आ गए हैं, बहुत रिटर्न ऑफ प्रीमियम, और आपका प्रीमियम एक अवधि के बाद, एक समय के बाद घट जाएगा, तरह तरह के फीचर्स हैं, लुभाने की कोशिश की जा रही है। इसमें से अपने लिए कैसे हम चुनाव करें कि हमारे लिए कौन सा सही विकल्प होगा? बिल्कुल, देखिए कविता, यहाँ पर बहुत सारे हैं, बल्कि ये भी है कि लिमिटेड प्रीमियम, सिंगल प्रीमियम, एक बार प्रीमियम भर दिया फिर भूल जाइए, या 5 साल प्रीमियम भरिए और उसके बाद में कवर आपका 20 साल रहेगा, 30 साल रहेगा। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो मैं आपको 2 बातें कहूँगा। मतलब ऐसे तो जरूरत, पहली बात, रिटर्न ऑफ प्रीमियम तो बिल्कुल ना लें। रिटर्न ऑफ प्रीमियम में होता यह है कि प्रीमियम डबल हो जाता है आपका, और जब मिलेगा आपको 20 साल या 30 साल के बाद में, उस वक्त आपको जितना पैसा मिलेगा उसकी वैल्यू बहुत कम हो चुकी होगी इन्फ्लेशन की वजह से। तो मतलब उसका तो कोई सवाल ही नहीं उठता है कि रिटर्न ऑफ प्रीमियम लिया जाए। लेकिन हम प्योर इंश्योरेंस की बात करें, जहां पर आप विदाउट रिटर्न ऑफ प्रीमियम की बात कर रहे हैं, तो यहां पर 2 चीजें हैं। यदि आपका
इस तरह का जॉब है या बिजनेस है, आपको लगता है आप रेगुलर प्रीमियम भरते रहेंगे, कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी, तो बेहतर यही होता है कि आप रेगुलर प्रीमियम पॉलिसी लें। अगर 60 साल का आपका कवर है 60 इयर्स की एज तक, तो तभी तक आप प्रीमियम भरते रहें, वो आपका बेहतर है। क्योंकि समय के साथ पैसे की वैल्यू कम होती है। आज की तारीख में हो सकता है 15,000 आपको ज्यादा लगता हो प्रीमियम, 10 साल के बाद बहुत कम लगेगा, तो रेगुलरली प्रीमियम पे करते रहिए। बट कुछ केसेस में ऐसे एक्सपीरियंसेस आए हैं जहां पर पॉलिसी होल्डर का कहना ये होता है कि हमारी तो जॉब ऐसी है कि पता नहीं कभी अनसर्टिनिटी हो सकती है, या फिर मेरा बिजनेस किसी वक्त पर अच्छा ना हो, प्रीमियम ना भर पाऊं, तो अभी चल रहा है अभी कर लेते हैं। तो ऐसे लोग जिनको ऐसा लगता है कि कभी अनसर्टिनिटी हो सकती है, वो कुछ ही साल में पूरा प्रीमियम भर के उसको खत्म करना चाहते हैं। तो ऐसा किया जा सकता है कि आपने 5-10 साल में प्रीमियम भर दिया और उसके बाद आप सेटिस्फाइड हैं कि आप कुछ भी हो गया तो मुझे प्रीमियम भरना है, कवर रहेगा। अदरवाइज रेगुलर प्रीमियम पॉलिसीज फाइनेंशियली बेटर होती है। चलिए, तो यहाँ पर काफ़ी विस्तार पूर्वक हमने कोशिश की आपको समझाने की कि आपके लिए सही लाइफ इंश्योरेंस क्या है। टर्म इंश्योरेंस को लेकर अगर आप हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं, या अगर इंश्योरेंस को लेकर ही कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो हमारा एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर अभी फ्लैश होगा। अपने सवाल आपको हमें वहाँ भेजने हैं। लेकिन चलिए पंकज जी, आप बने रहें हमारे साथ, लेकिन वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दर्शकों के सवालों के जवाब हम देंगे। पंकज अपन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कीर्तन शाह भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो दर्शकों की लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग करवाएंगे। मिलते हैं आपको इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एटी मनी बनूं अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल, और अब सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। पंकज मटपाल, एमडी ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और कीर्तन शाह, फाउंडर क्रेडेंस वेल्थ एडवाइजर्स हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। कीर्तन, स्वागत है आपका। और पहला सवाल हमारे दर्शक का आया है, और कीर्तन आपके लिए ये सवाल है। कुणाल मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। कुणाल एस। कुणाल, हाय। हेलो मैम। कैसे हो, कहाँ से बोल रहे हो? आई एम कॉलिंग फ्रॉम नागपुर। ओके, बताइए। My question was कि I have been investing in mutual funds through SIP route, and I've been following these great personalities. So I wish to make a corpus of about 5 crores by 2040. I'll be retiring 2045, but I want to make it prepare it before that. Okay. So what amount of investment should I have? I am having a 30,000 SIP right now. अच्छा, आपने किन किन फंड्स में अपनी एसआईपी की शुरुआत की है, आप बताएंगे कुणाल? SBI स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप। 1 second, I'm just noting that down. SBI small cap, then एक्सिस स्मॉल कैप, okay, SBI फोकस इक्विटी फंड, okay, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, okay, and some small others in consolidated it is 30,000 per month, and some in स्मॉल अदर में और कौन कौन सा शामिल होगा? मुझे तो फंड्स के नाम चाहिए होंगे। मैम ब्रॉडली यही है, फोकस इक्विटी फंड, स्मॉल कैप फंड, आप एक्सिस एंड SBI, एंड पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। कब से कर रहे हैं इनमें निवेश? 2017 से मैम। 2017। ठीक है। अभी आपने बीच में सवाल में कहा कि यू आर फॉलोइंग सम ग्रेट पर्सनालिटीज, मुझे भी नाम बताइए ना उनका। Like I've been following the show personality, like Kirtan Shah sir on अरे वाह। Facebook, and yes. चलिए, तो मौके पर आपका सवाल लिया गया है। हाँ हाँ, तो बहुत मौके पे सवाल आपका हमने शामिल किया है। कीर्तन हमारे साथ आज मेहमान भी हैं, जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग भी करेंगे। कीर्तन, देखिए, आपके मुरीद निकले हमारे आज के दर्शक, तो बताएं। फंड्स के नाम इन्होंने बताए हैं, जिसमें से 2 स्मॉल कैप है, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है, और SBI फोकस्ड इक्विटी है इनके पास। कीर्तन, बताइए, 5 करोड़ का लक्ष्य है 2035 तक लगभग। कुणाल, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। अब आपके क्वेश्चन को 2 या 3 हिस्सों में डिवाइड करते थे आप। सबसे पहले तो जब फाइनेंशियल प्लानिंग की बात कर रहे हैं, तो आपके पास ऑलरेडी 50 लाख रुपए इकट्ठा हो चुके हैं, और आपके पास तकरीबन
13 साल है और 5 करोड़ के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। देखिए 13 सालों में आप जो 30,000 की एसआईपी कर रहे हैं वो शायद आपको 50 या 5 करोड़ के लक्ष्य तक ना पहुंचा पाओ। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि अगर आप एक साथ एसआईपी आज बढ़ा सकते हैं तो वो तकरीबन 80,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट आपको हर महीना करना पड़ेगा आपके 50 लाख के ऊपर, अगर आपको 5 करोड़ के लक्ष्य तक पहुंचना है। अब देखिए काफ़ी केसेस में ये पॉसिबल नहीं होता है कि आप 30,000 से सीधा 80,000 रुपये की एसआईपी तक जंप कर ले। तो मेरे हिसाब से आप सिस्टमैटिकली स्टेप अप कर सकते हैं अपनी एसआईपी को। तो आज अगर आप 30,000 रुपये से जितना भी बढ़ा पाए, सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आप उतना बढ़ाइए, और उतना बढ़ाने के बाद अगर आप हर साल अपनी इंक्रीमेंट सैलरी इंक्रीमेंट के साथ अगर आपकी एसआईपी की थोड़ी थोड़ी बढ़ाते रहे तो आप शायद अपने लक्ष्य से काफ़ी नज़दीक आ जाएंगे। पर अगर वो एक नंबर आपको जानना है कि आज कितना एसआईपी करना पड़ेगा तो वो नंबर 80,000 रुपये। अब अगर मैं आपके फंड्स की बात करूं तो देखिए 2 ऑब्जर्वेशंस है मेरे आपके फंड्स को लेकर। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जब भी एक कॉम्बिनेशन ऑफ पोर्टफोलियो की बात करता हूं तो मुझे ऐसा चाहिए कि मैं पैसा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों में लगाऊं, क्योंकि देखिए हमें पता नहीं है कि अगले 5 साल में कौन सी मार्केट कैप ज़्यादा परफॉर्म करेगी और कौन सी कम करेगी, राइट। और दूसरी एक ऑब्जर्वेशन आपके पोर्टफोलियो से ये है कि मैं बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन किसी भी एक एएमसी में नहीं रखना चाहता, क्योंकि हर एएमसी की एक अलग स्टाइल होती है मैनेजमेंट की, राइट। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एसबीआई स्मॉल कैप से बाहर निकलकर किसी एक मिड कैप फंड में डालना चाहिए, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 2 एसबीआई के फंड्स हैं और 2 स्मॉल कैप हैं, तो उसमें कॉमनैलिटी एसबीआई का स्मॉल कैप है। तो आप एसबीआई स्मॉल कैप से निकलकर अगर कोटक इमर्जिंग में पैसा लगा देंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पोर्टफोलियो एएमसी लेवल पे भी डाइवर्सिफाई हो जाएगा और मार्केट कैप बेसिस पे भी डाइवर्सिफाई हो जाएगा। कुणाल, कोई सवाल आपने पूछना है कीर्तन से? नहीं मैम, थैंक यू। I have been following him, so I had a past experience of interaction as well. So thank you for taking my question. धन्यवाद अपना सवाल हमें भेजने के लिए। आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ अभिजीत जी फोन लाइन पर हैं। अभिजीत, हाँ मैम। कैसे हैं? हाँ मैम, बस चल रहा है मैम। बस चल रहा है, बहुत बढ़िया। हाँ। बताइए। हाँ मैम, बोल रहा हूँ मेरे पास 5 स्कीम है एसआईपी की, तो हाँ। मुझे और 3 लाख रुपए की लमसम करना है, तो कौन सा फंड में करूँ? मतलब नया जो 3 लाख का लमसम करना है, 3 लाख आया है उसमें करूँ या मेरा जो पुराना फंड है उसमें करूँ? ठीक है। और आपने एक एनएफओ के बारे में भी सवाल पूछा हुआ है ना? हाँ। चलिए पंकज जी बताएं। देखिए अभिजीत, ऐसा है, आपके पास सभी तरह के फंड्स हैं, तो आपको फंड ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है जहाँ पर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी कुछ आपके पास है। दूसरी बात यह है कि अगर आपका नज़रिया बहुत लंबा है तब आप डेफिनेटली स्मॉल कैप में और ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज सलाह ये होगी कि जो बाकी के फंड्स हैं उन्हीं में आप इन 3 लाख रुपए को इन्वेस्ट करें, नए फंड में ऐड करने की बजाय। हालांकि जहाँ तक कैनरा रूबी को मिड कैप फंड का सवाल है, एनएफओ चल रहा है और ये फंड अच्छा परफॉर्म करेगा ऐसी मैं उम्मीद कर सकता हूँ। उसकी वजह यह है कि अजय खंडेलवाल जिसके फंड मैनेजर हैं, वो अभी फिलहाल में स्मॉल कैप को मैनेज कर रहे हैं, और आप जानते होंगे कि कैनरा रूबी को स्मॉल कैप की परफॉर्मेंस काफ़ी कंसिस्टेंट रही है। साथ ही जहाँ तक श्री दत्ता सर का सवाल है, वो भी काफ़ी मतलब हेड ऑफ इक्विटी हैं, और साथ में वो डायरेक्टली फ्लेक्सी कैप और दूसरे जो फंड हैं जैसे कि इमर्जिंग इक्विटीज़ फंड उसको मैनेज करते हैं। उनकी परफॉर्मेंस से भी आप काफ़ी खुश होंगे। तो मेरे हिसाब से सवाल भी पूछा आपने इसलिए पूछा है क्योंकि कैनरा रूबिको की काफ़ी स्कीम्स अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन क्योंकि आपके पास पहले से मिड कैप है और पीजीआई इंडिया मिड कैप फंड वो भी एक अच्छा फंड है, तो इसके लिए मेरी सलाह ये होगी कि आप 3 लाख रुपए यहाँ पे निवेश ना करें, बल्कि जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं उसमें एलोकेट कर दें। लेकिन फिर भी अगर आप कैनरा रूबिको की स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि उनकी इस एक्सपर्टीज को देखते हुए, तो वहाँ पर भी एक एसआईपी स्टार्ट कर ले, वो ठीक रहेगा। लेकिन जो 3 लाख रुपए अभी बात कर रहे हैं उसको आप एसटीपी के जरिए एक साथ लमसम ना करें, क्योंकि मार्केट में उतार चढ़ाव का ये माहौल बना हुआ है। तो आप एसटीपी करें और स्मॉल कैप में तभी ऐड करें जब आपका नज़रिया 10 साल से ज़्यादा का हो,
बाकी दूसरी स्कीम जो है उनमें आप पैसों को एलोकेट कर लें। और कोई सवाल आपने पूछना है अभिजीत? एसबीआई स्मॉल कैप तो 1 टाइम्स नहीं ले रहे, तो क्या करूं? एसबीआई हाँ। स्मॉल कैप जो 1 टाइम्स तो नहीं जी। लेता है, तो पंकज उस जी, हिसाब पंकज से- जी आपको सलाह दे रहे हैं। जी समझ गए आपका सवाल पंकज जी। हाँ, तो देखिए स्मॉल कैप में मैंने जैसे कहा आपको कि आप उसमें पहली बात तो नजरिया कितना लंबा है तभी ऐड करें, और दूसरी बात यह है कि आप उसमें छोटी एसआईपी शुरू कर सकते हैं, लमसम नहीं करना है आपको कहीं पर भी। ऑलराइट, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिजीत जी, आपने सवाल भेजा। हमारे साथ अब सोमेन सेन फोन लाइन पर हैं जो कीर्तन से सवाल पूछना चाहते हैं। नमस्कार सोमेन सर, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ। बताइए सर, आपने 30,000 का निवेश हर महीने करना है ना? हाँ, 5 साल के लिए 30,000 रुपया निवेश करना चाहता हूँ। कौन कौन का ठीक है। फंड लेना से अच्छा होगा? ठीक और है सर, हमारा इससे पहले जो क्या? डेस्टिनेशन है हाँ 30 लाख। 30 लाख आपको इकट्ठा करने हैं इन 5 सालों में। हाँ या आपको 2028 में एक ज़मीन खरीदनी है, आपने लिखा हुआ है। हाँ ठीक है। इसके अलावा आपके पास और कोई निवेश है, फिक्स डिपॉजिट और या स्टॉक आपने क्या इससे पहले मार्केट में वो निवेश कर रहा हूँ। मार्केट में निवेश कर रहे हैं? ठीक है, हाँ। कीर्तन बताएं। कि अगर मैं सिर्फ जो डिस्कशन आप करना चाहते हैं कि आपको 30 लाख रुपए चाहिए 5 साल बाद, और मैं अगर आपकी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स जो भी है उस पर बात ना करूं, तो 30,000 रुपए की जगह पे आपको 37,000 रुपीज की एसआईपी करनी पड़ेगी। आप अगर 37,000 रुपीज की एसआईपी हर महीना करेंगे अगले 5 साल तक, और मैं अगर ये अज्यूम करूं कि मार्केट आपको तकरीबन 12% तक का रिटर्न दे सकता है, तो आप अगले 5 साल में 30 लाख रुपए के करीब आ जाएंगे। तो देखिए 30,000 जो आप करना चाहते हैं वहां से 37,000 मुझे नहीं लगता है बहुत बड़ा जंप है, तो आप शायद इसे पार कर पाएंगे। पर अगर अगर आप एक साथ 37,000 नहीं कर सकते तो हर साल थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश कीजिए, पर 30,000 से आप 30 लाख के लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे, आपको 37,000 करना पड़ेगा। अब बात रही आपके फंड्स की, क्योंकि आपका नजरिया थोड़ा सा छोटा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि 5 साल थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम है जिसमें आप स्मॉल कैप तो बिल्कुल नहीं कर सकते, और मिड कैप में भी आपको बहुत सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। तो इसको ध्यान में रखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो एसआईपी करना चाहते हैं वो इन 3 फंड्स में डिवाइड कर दीजिए। एक तो पीपीएफएस फ्लेक्सी कैप, दूसरा पीजीआईएम फ्लेक्सी कैप, और तीसरा मेरा इमर्जिंग इक्विटीज जो बहुत पैसा नहीं लेता, उस पर एक थोड़ी सी रोक है, तो मेरा इमर्जिंग और मेरा लार्ज कैप में आप स्प्लिट कर दीजिए। ये 3-4 फंड्स में अगर आप पैसा अपना निवेश कर लेंगे एसआईपी के थ्रू, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन फंड्स में ओवरलैप काफी कम है, आपको लार्जली लार्ज कैप और थोड़ा सा मिड कैप एक्सपोजर मिल जाएगा, और ये पोर्टफोलियो प्रोबेबली जो 12% की हम रिटर्न एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे 37,000 की एसआईपी की बात कर रहे हैं, वो मोटा मोटा ये फुलफिल करता है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब सीधा रुख करते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। पंकज जी, आपका निवेशक गुरु मंत्र क्या होगा आज के लिए? अक्सर देखा जाता है कि निवेशक मतलब काफ़ी टाइम वेट करते रहते हैं कि बड़ा पैसा होगा तब इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करेंगे, और कैलकुलेशन ये कहती है कि चाहे शुरुआत छोटे से की जाए, लेकिन जितना लंबा समय होगा तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से आपको उसका फ़ायदा ज़्यादा मिलता है। तो मेरी सलाह ये है कि जल्दी शुरुआत करें, चाहे छोटे अमाउंट से स्टार्ट करें, लंबी अवधि के लिए निवेश करते रहें, और समय के साथ साल दर साल निवेश को आप बढ़ाते जाएं, तो आपके लिए बड़ी पूंजी जुटाना आसान हो जाए। कीर्तन? कविता जी, मेरा भी गुरु मंत्र काफी सिमिलर है। मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग ऐसा सोचते हैं कि आज 5,000 रुपए की एसआईपी से क्या हो जाएगा, और मुझे ऐसा लग रहा है एसआईपी जितना फेमस हो चुका है उतना ज्यादा फेमस स्टेप अप एसआईपी नहीं है, कि आप जैसे ही आपकी इनकम बढ़ेगी, राइट, तो आप अपनी लाइफस्टाइल बढ़ाने से पहले अगर एसआईपी में निवेश बढ़ा दे तो आपका वेल्थ अक्यूमुलेशन
शुरू बहुत कम पैसों से होगा और वो खत्म एक काफ़ी डिसेंट कॉर्पस से हो सकता है। तो स्टेप अप एसआईपी पे फोकस कीजिए एसआईपी के साथ। ऑलराइट, चलिए निवेश गुरु मंत्र के बाद अब एक बार फिर से रुक करते हैं दर्शकों के सवालों की ओर। दिवान चंद गुप्ता साहब फोन लाइन पर हैं। नमस्कार मैम। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी मैम। हेलो जी मैम। बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं? मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ मैम। अच्छा, बताइए आपने निवेश करना है जी 15,000 रुपए का। जी। ऑल राइट, ये आपका फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है क्या? और नहीं, और 4 लाख का एक मुश्त भी करना है। 4 लाख का एक मुश्त भी करना है। और आप कह रहे हैं कि 40 साल की उम्र तक जो है आप निवेश को जारी रखेंगे। अभी आपकी उम्र क्या है? 26। ओके, तो 40 साल तक ही क्यों जारी रखने की मंशा है आपकी? इसके पीछे कोई वजह? नहीं, वजह कुछ नहीं है मैम, बस समय के हिसाब से परिवर्तन होते रहते हैं अपने बीच में, तो उस हिसाब से मैं कॉर्पस आगे बढ़ा भी सकता हूँ, लेकिन अभी अपनी समय लिमिट है। अच्छा, कॉर्पस का आपने जिक्र किया है, तो कोई कॉर्पस आपने अपने जहन में निर्धारित कर रखा है? कोई कुछ तय किया है? नहीं मैम, मेरे पास एक घर भी है जो रेंट में दिया हूँ, तो उसके अलावा अपनी खुद की दुकान है। अच्छा। हार्डवेयर की। अच्छा। मैं उसको चला रहा हूँ। बहुत बढ़िया। पंकज जी बताएं, आप गुप्ता साहब की करें फाइनेंशियल प्लानिंग। गुप्ता जी, ऐसा है कि अगर आप 15,000 रुपया महीना निवेश करते हैं और इसे बढ़ाते हैं 10% से हर साल, जो आपने अभी कहा है, तो आप क्योंकि अभी 26 के हैं और 40 ईयर्स तक की एज की बात कर रहे हैं, तो मतलब कि 14 ईयर्स का आपका एक ये लक्ष्य है। तो यहाँ पर अगर मैं 12% का रिटर्न एज्यूम करूँ, तो 12% के CAGR पे करीब 1 करोड़ 4 लाख रुपए आपके इकट्ठे होते हैं। तो पहली बात तो यह है कि 14 साल के बाद अगर हम बात करेंगे 1 करोड़ 4 लाख की और हम 7% का इन्फ्लेशन लेके चलें, तो इसकी वैल्यू करीब 38 लाख के आसपास रह जाएगी। तो मेरे हिसाब से आपको डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट और बढ़ाना पड़ेगा, और जैसा आपने कहा कि संभव हुआ तो आप इसे टाइम को बढ़ाएंगे, तो बिल्कुल आपको वो सोचना चाहिए कि टाइम बढ़े। अब 4 स्कीम के नाम बताता हूं मैं आपको। अगर इस पैसे को इन्वेस्ट करना है, आप 4-4 हज़ार रुपये 3 में कर लीजिए और स्मॉल कैप में आप 3,000 कर लीजिए, तो 15,000 हो जाएगा। ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड, इस फंड में आप निवेश कीजिए। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30 फंड, साथ में क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड और कैनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड, ये 4 फंड्स की मैं सलाह दूंगा। साथ ही आपने जैसा कहा था कि 4 लाख रुपए आपके पास लमसम में अवेलेबल हैं, जिसे आप निवेश करना चाहते हैं, उन्हें भी आप इन्हीं स्कीम में डिवाइड कर दीजिए, इन्हीं में इन्वेस्टमेंट कीजिए। और एक सलाह लास्ट ये और होगी कि एक साथ करने की बजाय, पैसा आपके पास है एक मुश्त, लेकिन एक साथ करने की बजाय उसको थोड़ा सा स्प्रेड कीजिए कि अगले 3-4 महीनों में वो पैसा पूरा इन्वेस्ट हो, ताकि जो मार्केट में वॉलेटिलिटी है उसका आपको फायदा मिले, नुकसान ना हो। ऑलराइट, चलिए, तो ये सलाह मिल रही है दिवानचंद गुप्ता को। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ पंकज जी आपका और कीर्तन आपका समय निकाला, दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग की है। और इसी के साथ मुझे भी आज के शो में इजाज़त दें, लेकिन जाते जाते एक नंबर आपकी स्क्रीन पे हम छोड़ रहे हैं, जो कि हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हमारा एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर आपको अपने सवाल हम तक पहुँचाने हैं 9619873567, और आपके सवाल हम शो में शामिल करेंगे और कराएंगे आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।